हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की स्पष्ट पाठ्य पुस्तक का गद्यखंड आपको पढ़ाएंगे। इस गद्यखंड का लेसन है 7 लेसन, जिसका नाम है पतझड़ में टूटी पत्तियाँ। ये 2 पार्ट में है लेसन। पहला पार्ट है गिन्नी का सोना और दूसरा पार्ट है झेन की देन। इस लेसन के जो इस लेसन के जो लेखक हैं वो हैं रविंद्र केलेकर। तो हम इस लेसन की आज आपको समरी पढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको पहले पार्ट की इसको समझा देते हैं समरी को। तो इसकी जो समरी है इसका सारांश हम आपको पहले बता देते हैं कि थोड़ा सा पाठ को लेके कि क्या है। ये 2 प्रसंग में है। पहला तो हमने आपको बताया कि ये गिन्नी का सोना है और दूसरा इस में है वो झेन की देन। तो देखो ये पहला दिया है यहाँ पे गिन्नी का सोना और पीछे पेज पे है झेन की देन। तो इसमें जो गिन्नी का सोना है, जिसमें लेखक ने हमें उन लोगों से परिचित कराया है जो इस संसार को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। दूसरा प्रसंग क्या है? दूसरा प्रसंग है झेन की देन, जो हमें ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जो बौद्ध दर्शन में दी हुई है। और क्या है? जिसके कारण आज भी जापानी लोग अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच कुछ चैन के समय निकाल लेते हैं। तो मतलब इन्होंने 2 पार्ट दिए हैं, गिन्नी का सोना और झेन की देन। तो हम सबसे पहले गिन्नी के सोना का हम आपको सारांश समझाएंगे, थोड़ी समरी समझा देंगे। तो पहला है गिन्नी का सोना। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग होता है। सॉरी, जो शुद्ध सोना है और जो गिन्नी का सोना है, इसमें बता रहे हैं कि दोनों सोना अलग होते हैं। गिन्नी के सोना में थोड़ा सा तांबा मिला हुआ है। क्यों मिला देते हैं? क्योंकि सोना क्या नाजुक होता है, कोमल होता है, इतना वो मजबूत नहीं होता है, इसलिए उसमें क्या मिला देते हैं? तांबा मिला देते हैं। तांबा मिलाने से क्या होता है? वो उसकी ज़्यादा चमक हो जाती है, चमक बढ़ जाती है और वह मजबूत भी हो जाता है। जब मजबूत हो जाता है, इस मजबूती के कारण से जो औरतें हैं वो अक्सर इसी सोने से गहना बनाती हैं। अगर शुद्ध गहने से बनाएंगी तो वो सोना जो गहना है वो मजबूत नहीं होगा, वो टूट जाएगा पहनने करने से। तो वो क्या करती हैं, जो सोने में तांबा मिला होता है उसी से वो अपने गहने बनवाती हैं। जैसे शुद्ध आदर्श होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध सोने की तरह होते हैं, परंतु कुछ लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिलाकर चलाते हैं। क्या बता रहे हैं कि जो शुद्ध आदर्श हैं वो बिल्कुल शुद्ध सोने की तरह ही होते हैं, लेकिन जो व्यवहारिक लोग होते हैं वो उसमें थोड़ा सा व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला देते हैं, जिन्हें हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। परंतु वक्त के साथ उनके आदर्श पीछे हटने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है तो उनके जो आदर्श होते हैं, जो शुद्ध सोना होता है, वो पीछे हटने लगते हैं और जो व्यवहारिक सूझबूझ है वही केवल आगे आने लगती है। यानी सोना पीछे रह गया और केवल तांबा आगे रह गया। उनका क्या मतलब है कि जैसे कि सोना होता है, सोने में तांबा मिला दिया जाता है तो वो सोना मजबूत हो जाता है। उसी तरह से ये जो व्यवहारिकता मिला देते हैं इसमें, तो वो आदर्श में जो थोड़ी बहुत व्यवहारिकता मिला दी तो वो मतलब आगे बढ़ने लगती है। लेकिन आगे क्या चलता है कि व्यवहारिकता बढ़ती जाती है और आदर्श कम होते जाते हैं। तो कुछ लोग गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं, क्योंकि वे व्यवहारिकता के महत्व को जानते थे, इसलिए भी अपने विलक्षण आदर्श को चला सके, वरना ये देश उनके पीछे कभी ना आता। यह बात सही है, परंतु गांधी जी कभी आदर्श को व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं उतरने देते थे, बल्कि वे व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा मिलाकर नहीं, वो सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, हर काम लाभ हानि का हिसाब लगाकर करते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, दूसरों से आगे भी जाते, ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। वो दूसरों से आगे भी जाते हैं परंतु ऊपर नहीं चढ़ पाते। खुद ऊपर चढ़े
और साथ में दूसरों को भी ऊपर लेकर चलें, यह काम सिर्फ आदर्शवादी लोगों से ही किया जाता है। मतलब जो आदर्शवादी लोग हैं उन्होंने यही काम किया है कि खुद भी ऊपर चलें और दूसरों को भी ऊपर लेकर चलें। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो वो इन्हीं का दिया है। व्यवहारवादी लोग तो केवल समाज को नीचे गिराने का काम करते हैं। जो व्यवहारवादी लोग हैं बता रहे हैं कि वो तो सिर्फ क्या समाज को नीचे गिराने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर किसी खुद ऊपर चढ़ना और दूसरों को अपने साथ लेके चलना, ये सिर्फ आदर्शवादी लोगों का ही काम है। ये सिर्फ आदर्शवादी लोग ही कर सकते हैं। अब हमने आपको गिन्नी का सोना इसकी आपको समरी समझा दी है। अब हम आपको समझाएंगे झेन की देन। तो झेन की देन में क्या है कि एक जापानी है, जो जैसे जापानी में बताया है कि हम काम करते रहते हैं, इतना काम बढ़ जाता है कि हमें बिल्कुल सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। तब हम अपने मन को कैसे शांत कर सकते हैं, तो वो पद्धति के बारे में बताया है। तो झेन की देन में हम पढ़ते हैं, लेखक जापान की यात्रा पर गए हुए थे। जो लेखक हैं वो जापान की यात्रा पर गए हुए थे। वहाँ उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ सबसे अधिक होती हैं। इस पर उनके मित्र ने जवाब दिया, मानसिक रोग। क्योंकि वहाँ इतना काम रहता है, मत कुछ सोचने समझने की मतलब इतना भी टाइम नहीं रहता है कि कुछ सोचें समझे, इसलिए उनको कौन सा मानसिक रोग हो जाता है। जापान के 80% लोग मनोरोगी हैं। लेखक ने जब वजह जानना चाहा तो उनके मित्र ने बताया, देखो यहाँ वजह बताएंगे कि आखिर मानसिक रोग क्यों होते हैं। तो उनके मित्र ने बताया कि जापानियों का जीवन की जो रफ्तार है वो बहुत बढ़ गई है। लोग चलते नहीं हैं, दौड़ते हैं। महीने महीने का काम एक दिन में पूरा करने का प्रयास करते हैं। दिमाग में स्पीड का इंजन लग जाने से 1000 गुना अधिक तेज़ी से दौड़ने लगता है। जो जब काम बहुत तेज़ी से करना होता है, महीनों का काम एक दिन में निपटाना होता है, तो दिमाग में स्पीड का इंजन लग जाता है और वो कई 1000 गुना अधिक तेज़ी से दौड़ने लगता है। क्या दिमाग? एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। इस कारण मानसिक रोगी बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि जब बहुत काम बढ़ जाता है तो मानसिक रोगी बढ़ जाते हैं। शाम को जापानी में तो उन्हें टी सेरेमनी में ले गए। वहाँ पे एक पद्धति है जो टी सेरेमनी है, तो वहाँ ले गए। यह चाय पीने की विधि है। जो टी सेरेमनी है वो चाय पीने की विधि है, जिसे चानो यू कहते हैं, चा नो यू कहते हैं। वह एक 6 मंजिला इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढंग सा एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी भरा हुआ था। अब ये वहाँ का बता रहे हैं, जहाँ टी सेरेमनी में वो गए हुए हैं, तो वहाँ का पूरा माहौल बता रहे हैं कि वहाँ क्या क्या था, कैसा क्या हो रहा था। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि एक बाहर बहुत बेढंगा सा मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था। वो ये बता रहे हैं कि उसमें क्या था, पानी भरा हुआ था, जिसमें उन्होंने हाथ पांव धोए। मतलब पहले उन्होंने बाहर उस पानी से हाथ पैर धोए, तौलियों से पोंछकर अंदर गए। अंदर बैठे चाजीन ने उठकर उन्हें झुककर प्रणाम किया और बैठने की जगह दिखाई। उसने अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी, बगल के कमरे से जाकर बर्तन ले आया और उसे तौलिए से साफ किया। बता रहे कि वो सारा काम इतने सलीके से कर रहा था, एक एक काम बहुत सलीके से कर रहा था। पहले गया, वहाँ गया, बर्तन लाया, उसको तौलिए से साफ किया। ये सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण तरीके से कर रहा था जिससे लेखक को उसकी हर मुद्रा में सुर गूंज हो। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था लेखक को, उसकी हर मुद्रा को देख के बहुत अच्छा। वातावरण बहुत शांत था। क्या वातावरण इतना शांत था कि जब चाय उबलने लगी तो जो उबलने की आवाज़ होती है, बुलबुले की आवाज़ होती है, वो उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। इतना शांति का माहौल था कि उसे लेखक को बहुत अच्छा लग रहा था। चाय तैयार हुई और चाजीन ने चाय के प्याले में भरा। जो चाजीन है वो चाय के प्याले में उन्हें चाय को भरा
उनके उसके 3 मित्रों के सामने रख दिया। वो क्या था, और उनको क्या किया, जो जो 3 मित्र थे उनके सामने रख दिया। शांति को बनाए रखने के लिए वहाँ 3 व्यक्तियों से ज़्यादा को एक साथ प्रवेश नहीं दिया जाता है। वो क्या बोल रहे थे कि वहाँ पे शांति बनी रहे, इसलिए सिर्फ 3 व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाता है, 3 से ज़्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता, कि इससे शांति बनी रहती है। प्याले में सिर्फ 2 घूंट चाय थी, सिर्फ 2 घूंट। जो चाय हम पीते हैं और 2 घूंट में हम पी लेते हैं जितनी चाय, उतनी चाय उस प्याली में थी। वे लोग होठों होठों से जो प्याला था वो लगाकर सिर्फ एक एक बूंद चाय पी रहे थे। उन्होंने होठों से वो प्याला लगाया और एक एक बूंद चाय पी रहे थे उसे, और वो एक एक बूंद चाय पीकर उन्होंने कब तक पीते रहे, 1.5 घंटे तक पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तक तो लेखक को उलझन रहा कि भाई अब आदत क्या, वो तो एकदम से पीने की है कि जल्दी फटाफट चाय पी ली, लेकिन वो क्या 1.5 घंटे तक चाय पीते रहे, वो भी कौन सी, 2 घूंट चाय एक एक बूंद पी रहे थे। तो जो जब शुरू के 10-15 मिनट थे तो लेखक को उलझन सी लगने लगी, परंतु फिर उनके दिमाग की रफ्तार धीमी पड़ती है। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उनकी दिमाग की रफ्तार थी वो धीमी पड़ती गई और फिर बिल्कुल बंद हो गई। उन्हें लगा कि वह अनंत काल में जी रहे हैं। उन्हें सन्नाटे की भी आवाज़ सुनाई देने लगी। अक्सर हम भूतकाल में जीते हैं या फिर भविष्यकाल में। कहते हैं ना कभी, अरे वो ऐसा हो गया था, वो ऐसा हो गया था, फिर ऐसा हो गया, ऐसा सोचते रहते हैं ना। या फिर हम ये सोचते हैं कि अब ऐसा आएगा तो हम ऐसा करेंगे, फिर हम मतलब भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, सपने सजाने लगते हैं। लेकिन हम क्या भूल जाते हैं, वर्तमान में रहना भूल जाते हैं। जबकि जो ये दोनों काल हैं, भूतकाल और भविष्यकाल, ये इस दोनों काल मिथ्या हैं, जो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्तमान ही सत्य है, क्योंकि हम उसी में जी रहे हैं और हमें उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते लेखक के दिमाग में दोनों काल, जो उनके दिमाग में तो दोनों काल थे, वो दोनों काल हट गए थे। बस वर्तमान क्षण सामने था, जो कि अनंत काल जितना विस्तृत था। असल जीना किसे कहते हैं, लेखक को उस दिन मालूम हुआ। उस दिन लेखक को ऐसा मालूम हुआ कि हाँ, कि हम जो जीना होता है, असल जीना होता है, असली में जो जीना होता है, ज़िंदगी होती है, वो क्या होती है, उस दिन उसे लेखक को मालूम हुई। तो बच्चों, आज हमने आपको इस लेसन की समरी हमने आपको समझा दी हैं। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसमें हम इस लेसन के प्रश्नोत्तर भी लेके आएंगे। और आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझने में कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपने जो भी डाउट है वो लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी डाउट हैं वो क्लियर कर दें। और हाँ, आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हम आपको वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।